गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोलवे देखिए सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर को करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और जो आपका बेल आइकन है उसको आप ऑन कर लें जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी अगर बात करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो होता है, ठीक है, उसकी थीम पूछी गई है इस प्रश्न में। तो मैं बता दूं इसकी थीम क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की अगर बात करें तो ये हर साल कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम है आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और थोड़ी सी कुछ पॉइंट इसमें अगर हम जानना चाहें कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये क्यों मनाया जाता है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए, यह इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये एक संस्था है जिसको IASP कहा जाता है, द्वारा आयोजित किया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सह प्रयोजित है। ठीक है, यानी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका सह प्रयोजित करता है। और इसको जारी कौन करता है, मनाया किसके द्वारा जाता है, आयोजित कौन करता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा और ये थीम है इस बार, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ, आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप ग्रीन हाउस कहाँ पर खोला गया है। अब इसका उत्तर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आप अगर जाएंगे कनाडा तो कनाडा में एक आपको शहर मिलेगा जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। अगर आपको याद हो तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, यहीं पर हुआ था। तो मॉन्ट्रियल में एक दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप ग्रीन हाउस खोला गया। ठीक है, क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसी प्रकार का एक आपका ग्रीन हाउस, रूफ टॉप ग्रीन हाउस वहाँ पर खोला गया। इसमें क्या किया जाएगा, वेजिटेबल्स उगाई जाएंगी और इस वाले ग्रीन हाउस में जो है मुख्य रूप से टमाटर और बैंगन की जो फसल है उसका उत्पादन किया जा रहा है, उसको उगाया जा रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली बात तो कहाँ खोला गया है, कंट्री पूछेगा तो आपको कनाडा बताना है, शहर पूछेगा तो मॉन्ट्रियल बताना है। चलिए, मॉन्ट्रियल कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। यह लुफ्फा फार्म द्वारा एक वेयर हाउस के छत पर स्थापित किया गया। एक वेयर हाउस है, उसकी छत पर लुफ्फा फार्म ने इसको स्थापित किया है। किसने स्थापित किया है, लुफ्फा फार्म ने। ठीक है, यह कंपनी द्वारा स्थापित चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। ठीक है, जो ये कंपनी है लुफ्फा कंपनी, इसका ये चौथा ग्रीन हाउस है, चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे खोला गया है। 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करने वाला यह ग्रीन हाउस 10,000 परिवारों को खिलाने के लिए भोजन विकसित कर सकता है। यह टमाटर और बैंगन उगाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि सरकार शिक्षक पर्व 8 सितंबर 2020 से कब तक मना रही है। देखिए, सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है और ये 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक मनाया जा रहा है। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी, 8 सितंबर से लेकर, दोस्त याद रखिएगा, 25 सितंबर तक ये पर्व मनाया जा रहा है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। चलिए कुछ और बातें इसके बारे में करते हैं। डेट आपको पता चल गई कब से कब तक मनाया जा रहा है। अब देखिए इस पर्व पर क्या किया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 38 शिक्षकों और CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्यों को CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार 2019-20 के लिए दिए गए। कितने हैं, 38 शिक्षक हैं और जितने भी CBSE स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसी के तहत शिक्षा मंत्रालय शिक्षक पर्व के तहत
21वीं शताब्दी में स्कूली शिक्षा पर ऑनलाइन 2 दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, और इसको संबोधित कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका संबोधन भी किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 काफ़ी चर्चा में है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि राफेल विमान के पहले बैच को हाल में ही भारतीय वायुसेना में कहाँ पर शामिल किया गया। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि राफेल की जब डील हुई थी, डील के बाद जब रक्षा मंत्री गए थे राफेल लेने फ्रांस, तो वहाँ पर पूजा अर्चना हुई थी। उसके बाद जब फ्रांस भारत आया तब पूजा अर्चना हुई। उसके बाद अब ये शामिल हो रहा है, ठीक है, तो इसकी पूजा अर्चना हो रही है। तो अब राफेल नहीं हो गया, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। चलिए फ़िलहाल हमको तो पढ़ना है। तो इसको कहाँ शामिल किया गया है? तो ये आपका अम्बाला। कहाँ पर? अम्बाला। ये विमान देख लीजिएगा, ये विमान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये राफेल विमान है। इसकी तारीफ़ क्या करें, आगे इसकी तारीफ़ थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, वैसे तारीफ़ के लायक है ये। तो राफेल विमान के पहले बैच को औपचारिक रूप से अम्बाला में भारतीय सेना में क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। तो आपसे शहर पूछ सकता है तो अम्बाला। अब एक पॉइंट और पूछ सकता है आपसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछ सकता है कि किस स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया गया है। तो ठीक है, याद रखिएगा, विमान अब 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का क्या होगा? हिस्सा होगा। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। पहले 5 राफेल विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए थे और अम्बाला में वायुसेना स्टेशन पर तैनात थे। अब इनको क्या कर लिया गया है? औपचारिक रूप से सेना में शामिल कर लिया गया है। अब जब इनको औपचारिक रूप से सेना में शामिल किया गया तो एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, जिनको हम राजनाथ सिंह के नाम से जानते हैं ये, और फ्रांस के जो सशस्त्र बल के मंत्री हैं जिनका नाम है फ्लोरेंस पार्ली, इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। ये दोनों व्यक्ति, ठीक है, दोनों व्यक्ति इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी राफेल के बारे में, राफेल के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं, इतना जान चुके हैं जितना फ्रांस ने बनाया है वो नहीं जानता है। फ्रांस की जो कंपनी है डसाल्ट, उसने राफेल को विकसित किया है, वो खुद नहीं जानती कि राफेल कितना काबिल है, जितना हमारी मीडिया ने बता दिया। चलिए, तो राफेल की बात करें, यह एक जुड़वा इंजन वाली मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, ठीक है। यह एक जुड़वा इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा। यह 150 किलोमीटर दूर तक हवा में मार करने वाले लक्ष्य पर वार करने की क्षमता रखता है। निर्माता इसका फ्रांस से कंपनी है डसाल्ट, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। हमारा जो सौदा हुआ था 36 राफेल जेट हम खरीदेंगे, और ये सौदा भारत सरकार ने कितने में? 59,000 करोड़ रुपए में किया था। कितना? 59,000 करोड़ रुपए। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। खासकर ये प्रश्न जो है, जहाँ मेरी कोचिंग है बाराबंकी की, उससे जुड़ा हुआ है, उत्तर इसका आप समझ गए होंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर को आप जानते हैं, पतले मुँह की, पतली नाक वाली, एकदम तोते नाक वाली हैं, मंत्री हैं केंद्र में। ये क्या मंत्री? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। ने हाल में ही यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंटली जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बाराबंकी में। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बाराबंकी। अब बात करें तो ये क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्या इसके फ़ायदे हैं। अब ये जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई है, इससे लगभग 5,000 किसानों को क्या मिलेगा? एरिया के 5,000 किसान हैं, उनको लाभ मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि में प्रमुख चुनौतियों जैसे फसल के बाद नुकसान, किसानों की कम आय, विपणन विकल्पों की कमी आदि पर काबू पाने में क्या करेगा? मदद करेगा। एक तरीके से क्या कर रहा है कि ये जो फसलों से संबंधित तमाम प्रकार की कमियां होती हैं, कृषि से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेगा। चलिए, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उन संगठनों में से नहीं है जिन्होंने हाल में ही भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट दिखाने वाली रिपोर्ट जारी की है? मैं बता दूं कि अभी 4 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में जो बाल मृत्यु दर है वो गिरी है। पहले से की अपेक्षा अब जो है कम बच्चे, प्रति 1,000 पर कम बच्चे मर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से एक कौन नहीं है? तो यूनिसेफ तो है, ठीक है, याद रखिएगा, यूनिसेफ है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ है, ठीक है। एक सेकंड दोस्त, हाँ, यूनिसेफ की अगर बात करें तो मैंने कहा यूनिसेफ है।
यूनिसेफ भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों में विभाग की जनसंख्या प्रभाग भी है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, बात करनी बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिएगा वो 4 कौन संगठन हैं जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। तो यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र है, यहाँ पर 4 नंबर में लिखना भूल गया हूँ एक्चुअली, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ये संयुक्त राष्ट्र नहीं है, ये इसमें जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग, और ठीक है, और विश्व बैंक है। तो ये 4 हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ये 4 हैं, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग, और विश्व बैंक। ये 4 जो हैं, जो मैंने आपको उत्तर बताया वो इसमें शामिल नहीं है। अब थोड़ा सा आंकड़े इन्होंने जो दिए हैं उन पर बात कर ली जाए। आंकड़ों की बात करें तो इन्होंने कहा है कि भारत में बाल मृत्यु दर जो है 1990 में 126 से घटकर 2019 में 34 हो गई है। अब देखिए, बाल मृत्यु दर की अगर बात करें तो बाल मृत्यु दर क्या होती है वो आप समझ लीजिए कि प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, और 5 वर्ष से आयु के कितने बच्चे मर जाते हैं, याद रखिएगा। तो पहले 1990 में प्रति 1000 पर 126 बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे 5 वर्ष से कम आयु के, और 2019 में ये कितने बचे हैं, केवल 34। 2019 में प्रति 1000 पर 34 बच्चे, 5 वर्ष से आयु के कम बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर में कहा गया है कि 1990 में 89 से घटकर 2019 में कितनी हो गई, 28। 1990 में क्या था कि प्रति 1000 पर 89 बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं। कौन से, जो 1 साल की से कम आयु के हैं। ठीक है, शिशु की बात कर रहा है। तो अब ये कम कितना हो गया, 1000 पर केवल 28 हो गया है। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 5 वर्ष से कम आयु उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों में से 1 वर्ष से कम आयु उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो अभी क्या याद रखना है, 2019 में जो बाल मृत्यु दर वो कितनी है, 34 है, और 2019 में शिशु मृत्यु दर कितनी है, 28 है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 7, चारू सिन्हा कश्मीर में किसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी बन गई हैं। तो चारू शर्मा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सुंदर सी फोटो देख रहे हैं, यही हैं चारू शर्मा। ठीक है, चारू शर्मा की अगर बात करें, क्योंकि सुंदर मैंने इसलिए इनको बोला है क्योंकि ये वर्दी पहने हुए हैं, और जितने भी हमारे वर्दी पहने हुए जवान होते हैं उनके लिए अलग से ही रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो चारू शर्मा की बात करें तो चारू सिन्हा माफ़ कीजिएगा, चारू सिन्हा कश्मीर में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी बन गई। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर ये इमेज पूरी आप देख लीजिएगा, ये श्रीमती चारू सिन्हा जी हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के बारे में, जिसकी ये पहली महिला आईजी बन गई है, नेतृत्व करने वाली। भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। आदर्श वाक्य इसका है सेवा और वफादारी। आगे बढ़ जाएं अगर आपकी अनुमति हो। चलिए बढ़ ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, SCO। क्या बोलते हैं, SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में कहाँ भाग लेंगे। याद रखिएगा प्रश्न क्या है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में कहाँ भाग लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉस्को यानी रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। यहाँ पर एक बैठक होनी है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। तो ये हैं एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। थोड़ा सा इस बैठक के बारे में जान लेते हैं और फिर थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, SCO के बारे में यानी संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करते हैं। SCO के पूर्ण सदस्यों के रूप में भारत अब तक SCO के विदेश मंत्रियों की परिषदों की 2 बैठकों में भाग ले चुका है। एक 2018 में हुई थी,
एक 2019 में हुई थी और अब तीसरी होनी है 2020 में। तो तीसरी बैठक होगी जिसमें पार्टिसिपेट करेगा। पहली बैठक 2018 में जब हुई थी, भारत जब शामिल हुआ था, तब बीजिंग में हुई थी, दूसरी बिश्केक में हुई थी और तीसरी जो है वो कहाँ पर हो रही है, मॉस्को में हो रही है। चलिए, अब संघीय सहयोग संगठन की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए 2001 में इसका निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ जून 2017 में इसमें शामिल किए गए थे। तो एससीओ में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 8, लेकिन जब ये गठित हुआ था तब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6। ठीक, अब भारत और पाकिस्तान के अलावा इसमें सदस्य कौन है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है और आपका उज्बेकिस्तान है। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है, एससीओ की अगर बात करें। अब यहाँ पर एक मैप मैं आपको दिखाता हूँ, इस मैप में इसके सदस्य देशों के बारे में हम लोग बात करते हैं जिससे आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये चाइना आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये चाइना आपको दिख रहा है, इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग, ये इसका सदस्य है। ये भारत दिख रहा है, इसकी राजधानी दिल्ली है। तजाकिस्तान यहाँ पर आप देख रहे हैं, तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा होगा और उज्बेकिस्तान के बाद ऊपर देख रहे हैं किर्गिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना। उज्बेकिस्तान की राजधानी की बात करें तो ताशकंद है और तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो स्पष्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। तो आप सब समझ गए होंगे, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा, ठीक। चलिए, और 2021 में इसका पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है हवाई अड्डा या जो है वो एयरपोर्ट बनाया जाएगा, योगी जी ने ऐसा कहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 10, हाल में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। देखिए अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि कोरोना का टीका बना है कि नहीं बना है। उधर रूस क्या कर रहा है कि टीका बनाकर उसने आम लोगों के लिए भी उसको जारी कर दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रसिया। यहाँ पर उसने कौन सी वैक्सीन बनाई है, स्पुतनिक वी, ये रसिया की वैक्सीन है और ये धड़ाधड़ जो है रसिया में अब काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब रसिया ने क्या किया है कि इसका जो फार्मूला है वो भारत के साथ शेयर किया है और भारत क्या करेगा, उसको जांचेगा, अगर उसको सही लगेगा तो भारत भी क्या करेगा, उससे ये लेगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है जो रसिया ने विकसित की है, इसको किसने विकसित किया है। तो गामा लेया रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इन लोगों ने मिलकर इसका क्या किया है, विकास किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि पहले स्थान पर अगर हम बात करें, पहले में भी पाकिस्तान था, तो पहले स्थान पर अब कौन पहुंच गई है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो इंग्लैंड है, नहीं पाकिस्तान नहीं है, और तीसरे स्थान पर कौन है, भारतीय टीम। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी, NEP, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।